नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान में। और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत है। हमारे साथ हैं देवेंद्र शर्मा जी, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। और हाल ही में जो देश में किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो किसान एक सरकारी संसद के साथ साथ जो एक पैरेलल किसान संसद चल रही है, वहाँ उन्होंने शिरकत की 5 अगस्त को। और मुद्दा, तमाम मुद्दे थे, साथ में ये भी मुद्दा था कि एमएसपी को लेकर जो एक सबसे प्रमुख मांग है किसानों की, वो अब तक क्यों मानी नहीं जा पा रही है। सरकार की क्या परेशानियां हैं। इतने वार्ताएं हुई, जनवरी के बाद से वार्ता भी उसमें गतिरोध पैदा हो गया, बात आगे नहीं बढ़ रही है। किसान संसद लगा रहे हैं और हर दिन अलग अलग पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं, क्या है उनकी ज़मीनी दिक्कतें। इस सेशन में एमएसपी को लेकर गहन चर्चा हुई और एमएसपी के साथ साथ बहुत सारे इंसाइट्स मिले। जितने एक्सपर्ट्स वहाँ मौजूद थे उसमें से देवेंद्र शर्मा जी भी थे। और आइए सीधे उन्हीं से समझते हैं क्या थे उनके अनुभव, क्या है इसमें, क्या नए नए पेच जुड़ रहे हैं, एमएसपी पर कहाँ फंस रहा है पेच, क्या है, हमें क्या और दूसरे मॉडल समझने की ज़रूरत है अगर इस गतिरोध को ख़त्म करना है। देवेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहला मेरा यही सवाल कि आप किसान संसद में थे, एमएसपी एक प्रमुख मुद्दा रहा, किस तरह के अनुभव रहे एमएसपी की बात जब भी आप करते हैं। आपने हमेशा से, शुरुआत से, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ, आपका एक स्टैंड था कि इन 3 कृषि कानूनों के अलावा अगर एक चौथा एक अध्यादेश आ जाए जिसमें एमएसपी को गारंटी दे दी जाए, तो ये अपने आप ही डिफ्यूज हो जाएंगी ये समस्याएं। इस पर आपके किस तरह के अनुभव रहे और आप वहां पर बैठी जनता को क्या कुछ समझा पाए। देखिए, जैसा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि एक पहली बात तो एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि बहुत अच्छा मौका दिया संयुक्त किसान मोर्चा ने मुझे बुलाकर, और मेरे साथ पंजाब के वो और इकोनॉमिस्ट थे उनको वहाँ बुलाया। और एक सत्र जो था उस किसान संसद का, वो पूरा जो एक्सपर्ट व्यू था उसके ऊपर डिवोट किया गया। लेकिन मुझे, जैसा कि आपका सवाल था, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक आपको भी समय वो याद होगा जब मैंने पहली बार कहा था कि एक सरकार को चौथा कानून लेके आना चाहिए जिसमें कि एमएसपी को लीगल या कानूनी अधिकार बनाना चाहिए। और उस समय भी मुझे याद है कुछ एक किसानों को ये डाउट था कि शायद ये जो किसानों की डिमांड है ये डिफ्यूज हो जाएगी, जो 3 बिल्स को रिपील करने की है। लेकिन जब उनको समझ में आया ये बात कि भाई इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई कहीं भी किसान बेचे, असली आज़ादी किसान की तभी होगी जब उसको पता है कि चाहे मैं पंजाब में बेचूं, चाहे बिहार में बेचूं, चाहे मैं तेलंगाना में बेचूं, उसको एमएसपी तो मिलेगा ही मिलेगा। वो है असली आज़ादी। और वो जब समझ पाए तो ये बहुत अच्छा भी लगता है कि इतना बिल्डअप हुआ है आज किसान मूवमेंट की तरफ से कि वो एमएसपी के इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी लीगैलिटी क्या होनी चाहिए, ये इन सब जो तथ्य हैं उसके ऊपर उनकी जो विचार है कई दिनों से चल रहे हैं। मैं ये कल जो हमने देखा वो देखा ही है, अनुभव किया है, लेकिन उसके अलावा भी मैं देखता हूँ वो एमएसपी के ऊपर उनका फोकस रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट कि जब किसान ये समझ जाएगा कि भाई क्यों उसको एमएसपी की जरूरत है। और ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे प्रदेश के जो किसान वहाँ पर आते हैं उस किसान संसद में, उनका ये कहना है कि उनको तो मालूम ही नहीं है कि एमएसपी क्या होती है, यानी उनको यही पता ही नहीं है कि कितने घाटे में वो अभी तक रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि एक जो मूवमेंट का या प्रोटेस्ट का एक बहुत बड़ा एक जो रोल रहा है वो ये है, कम से कम एमएसपी का जो नाम है, या एमएसपी क्या है, एमएसपी कैसे होना चाहिए, इन सब बातों पर अब देश के कोने कोने में, गांव के चौपाल में इन पर चर्चा हो रही है। आई थिंक इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन की बात क्या हो सकती है। रहा आपका जो सवाल था कि भाई स्टेलमेट कहाँ है, आई थिंक वो तो पॉलिटिकल स्टेलमेट है या इकोनॉमिक स्टेलमेट भी मैं कहूँगा, क्योंकि देश के जो मुख्य धारा के इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये मानना है कि एमएसपी आने से बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन हो जाएगी। इतना देश के पास पैसा नहीं है कि वो किसानों को फसल जो है उसकी खरीद कर सकें। ये सब बातें जो कही गई हैं इस पर काफ़ी विस्तार से कल भी चर्चा हुई। और खैर उसको तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अपने आप में ये प्रोत्साहन करने वाली बात है कि आज किसान ये समझ रहा है कि उसकी मुख्य जो जरूरत है, इम्पोर्टेंट जो उसके लाइवलीहुड के लिए एक फैक्टर है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। यानी अश्योर्ड इनकम, अश्योर्ड प्राइस, अश्योर्ड मार्केट, ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो किसान अपने संकट से बाहर निकलता देवेंद्र जी, आप हमेशा से किसानों की तरफ से ये आप बोलते रहे हैं कि किसानों के अगर जीवन में, क्योंकि
कृषि भारत में सिर्फ मतलब एक लाइवलीहुड का ज़रिया है किसानों के लिए, सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे नहीं देखा जाता है कि खेती कि कारोबार के तौर पे नहीं देखा जाता। इस पर भी बात होती है कि इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल दर्जा क्यों नहीं दिया जाता खेती को। मगर जब यहाँ लाइवलीहुड की बात है और जब हमारी सरकार हर बात पे कहती है कि हम देश के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम वोकल फॉर लोकल होना चाहते हैं, तो जब इस तरह के नारे होते हैं, इस तरह की बातें ज़हन में हैं, तो फिर सही मायनों में देश में कृषि का विकास कैसे हो? क्या वो चीज़ें करने की ज़रूरत है कि किसान आत्मनिर्भर बने और किसानों की जो ग्रामीण भारत में जो पूरी आजीविका का जो पूरा मॉडल है, वो वोकल फॉर लोकल अगर हम कहें तो वो सही मायनों में वो बने आत्मनिर्भर। तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आत्मनिर्भरता किसानों की कैसे कायम रखी जाए? देखिए, ग्लोबलाइजेशन के दौर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो नैरेटिव या जो बातें जो सिविल सोसाइटी द्वारा या जो सरकारी तंत्र के बाहर जो लोग थे जो वो बोल रहे थे, सरकारी तंत्र ने उन्हीं उसी भाषा को, उसी वोकैबुलरी को अडॉप्ट किया और जो वो करते आ रहे हैं उसी के अंदर जस्टिफाई किया। यानी जैसे कि सस्टेनेबल फार्मिंग की बात होती है, तो जो किसान के जो ग्रुप्स हैं या किसानों के जो काम करते हैं उनकी डेफिनेशन सस्टेनेबल फार्मिंग की और सरकारी डेफिनेशन सस्टेनेबल फार्मिंग की, उसमें थोड़ा फर्क होगा। अब देखिए ना, सस्टेनेबल यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब नहीं था जब किसान शायद ये बात करते थे कि हमें सस्टेनेबल फार्मिंग चाहिए या ऐसी चीजें चाहिए कि एग्रीकल्चर जो है हमारा है वो पर्यावरण में कम नुकसान करे। लेकिन ये मतलब जो है मेन जो मुख्य धारा है उसने वो वोकैबुलरी अडॉप्ट की। तो आपने जैसे कहा ना, ये वोकल फॉर लोकल या आत्मनिर्भर भारत या जो और भी हम कहते आए हैं, ये बेसिकली उसी का परिणाम देख रहे हैं हम, दुनिया भर में ही हो रहा है। आप सारी डिबेट में देख लें, आज वही बातें जो सिविल सोसाइटी बाहर से कहा करती थी वो आज जो मुख्य धारा है उसने अडॉप्ट कर लिया और उसी भाषा में वो बात करते हैं। तो भाषा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है इस सारे ग्लोबलाइजेशन को पुश करने में। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है अनिका जी, ग्लोबलाइजेशन में मैंने बहुत सालों से कहा है कि द नॉर्थ ऑफ एवरी कंट्री हैज कम टू, यानी एक जो संपन्न सेक्शन है सोसाइटी का हर देश में, वो एक एक उन्होंने एक तरह से अपनी चेन बना दी है, एक लड़ी बना दी है, एक दूसरे के साथ उनके हाथ में जुड़ गए हैं। लेकिन जो असली ग्लोबलाइजेशन तब होगा जब द साउथ ऑफ ईच कंट्री जॉइंस है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो नॉर्थ ने आके, नॉर्थ मतलब जो संपन्न ग्रुप था या जो अमीर लोग थे, उन्होंने तो अपना आके एक नैरेटिव बना दिया और हमें बता दिया कितना ग्लोबलाइजेशन से पैदा होगा। लेकिन जो साउथ है वो अभी बिखरा पड़ा है और उसका जब नैरेटिव इकट्ठा होगा, जब अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे, तभी जो आप कह रहे हैं कि किस तरीके से आत्मनिर्भर की तरफ हम बढ़ेंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक अपना विजन एक्सप्रेस किया है कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भर भारत होने की डेफिनेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट जगत भी वही कह रहा है, लेकिन जो हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए, उसका मतलब ये है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हर बार कहते आए कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसके हाथ में भी रिसोर्सेज आए, उसके हाथ में भी वो इनकम का शेयर आए जो देश की जीडीपी से आपको नजर आता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए भारत में अभी हाल में जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई वो ये कहती है कि इनइक्वालिटी इतनी बढ़ गई है कि जो टॉप 1% है भारत का, उसकी जो वेल्थ है वो बॉटम 73% से या नेक्स्ट 73% से वो 4 गुना अधिक है। तो जब 4 गुना अधिक है तो हमें समझ आना चाहिए कि इकोनॉमिक मॉडल में किस तरीके से इनकम जो है वो बॉटम से सक करके ऊपर गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी दुनिया में ऐसा हुआ है कि इनकम जो है वो जो बॉटम है या जो नीचे जो लोग बैठे हैं उनसे सक करके खींच कर ऊपर लेके जाते हैं। अभी देखिए कुछ दिन पहले, अभी मेरे ख्याल से महीना भी नहीं हुआ होगा इस बात को, कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति अगर ये मानते हैं आज की ट्रिकल डाउन थ्योरी, जो कि सारे इतने न्यू लिबरल इकोनॉमिक का जो एक मॉडल का एक जो पिवट था कि आप अमीरों को ज्यादा अमीर करेंगे तो वो ट्रिकल डाउन करेगा, अपने आप को गरीबों को थोड़ा सा पहुंचेगा, वो थ्योरी उनका कहना है फेल हो चुकी है। उनका कहना है कि अब जरूरत है कि बॉटम और मिडिल को, उनको जो है बढ़ाया जाए, ना कि जो टॉप होती है। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। देखेंगे वर्ल्ड बैंक
जी, मैं तो तो सर राष्ट्रपति क्या है? बिल्कुल, मैं इसको अगर आपने जो बोला ट्रिकल डाउन थ्योरी अमेरिका के राष्ट्रपति उन्होंने बोला है कि ये कहीं न कहीं फ़ेल हुई है। अगर मैं इसको यहाँ के संदर्भ में डालूँ भारत में, तो इन दिनों खेती का जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक़्त चल रही है, देश के किसान जो हैं वो कृषि कानूनों को लेकर परेशान हैं या संशय में हैं, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अ, बोला जा रहा है कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा, कॉर्पोरेट्स आएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, किसानों को ये डर है, अप्रीहेंशन है कि उनके खेत चले जाएंगे, वो अपने ही खेतों में मजदूर बन जाएंगे, चाहे वो ठेका खेती के कानून के इफेक्ट्स हों या जो सारी पूरे तीनों कानूनों को मिलाकर जो बातचीत चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि जब ये मॉडल ऑलरेडी अमेरिका के राष्ट्रपति मान रहे हैं कि फेल हो चुके हैं, चाहे खेती की बात करें, आप तमाम जगहों पर ये बात बोल चुके हैं कि अमेरिका हो, यूरोप हो, ये तमाम कंट्रीज में जो किसान हैं वो घाटे की खेती कर रहे हैं जबकि उन्हें भर भर कर सब्सिडीज दी जाती हैं। फिर आपको क्या लगता है कि हम इस मॉडल को ही क्यों अपनाने पर लगे हैं? हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, तो हम आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्यों नहीं करते? हम अपने देश को जो सूट करता है उस मॉडल पर क्यों नहीं काम करते? जिस संदर्भ में आपने ये बात रखी है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। जो इकोनॉमिक सोच है जिसके तहत, जैसा आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अगर जो बाइडेन साहब ये कहते हैं और ये मानते हैं, ये एडमिट करते हैं कि ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड, और आप जानते हैं कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है वो तकरीबन 1980 के दशक के बाद शुरू हुई थी दुनिया में। तो आज अगर हम उसके 40-50 साल 60 साल के बाद अगर हम ये हमें एहसास हो रहा है कि वो थ्योरी जो है, जो वो अप्रोच थी वो फेल हो चुकी है, और उसी का जो नैरेटिव है उसी को दुनिया में अभी तक जो है उसको बिल्डअप किया जा रहा है, और शायद हम समझ नहीं पाए। और यही इसलिए मैं शायद हर बार ये बोलता हूँ अनिका जी कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे देश के, शायद वो दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे 10 साल पीछे चल रहे हैं। आज दुनिया में एक सोच बदली है। जैसा कि मैंने कहा कि अमेरिका के अगर राष्ट्रपति भी ये बात बोल रहे हैं, तो उनके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इस बात को सवाल उठा रहे हैं। अब मैं आपको छोटा सा अमेरिका का पहले उदाहरण समझने आप। अब देखिए अमेरिका में क्या हुआ है कि जो जो वेजेस हैं, जो नॉर्मल वर्कर्स की वेजेस हैं या जो उनको दिहाड़ी मिलती है, वो 2009 से अभी तक नहीं बढ़ी। $7.25 प्रति घंटा उनके वेजेस हैं, जो 2009 से वैसे ही चल रहे हैं। और ये बहुत सारे अध्ययन आए हैं अमेरिका में जो कहते हैं कि जो अमेरिका में इनइक्वालिटी है वो कम तभी हो पाती जब जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स के जो प्रॉफिट्स बढ़े हैं अमेरिका में, उसी गति से अगर वेजेस बढ़ती तो आज अमेरिका में वेज $40 प्रति घंटे के आसपास होना चाहिए। लेकिन आप देखिए वो $7.25 पे आप जब रखते हैं तो आप कॉर्पोरेट को एक बहुत बड़ा एक स्कोप देते हैं अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। और उसके ऊपर देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कॉर्पोरेट्स अमेरिका के एटलीस्ट 53 मल्टीनेशनल कंपनीज अमेरिका की वो जीरो टैक्स देते हैं। अमेजॉन जो भारत में इतना आप जानते हैं उसका इतना व्यापार है, अमेजॉन अमेरिका में जीरो टैक्स देता है। एप्पल कंपनी जो है वो जीरो टैक्स देती है। यानी अमीर लोगों के ऊपर टैक्स नहीं है, गरीब लोगों के ऊपर वहां पर या जो आम लोग हैं उनके ऊपर टैक्स है। यही एक स्टडी वहां बताती है हमें अमेरिका की कि इतने सालों से अगर हम देखें 1900 दशक के बाद, तो 90% जो अमेरिका की जो जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम वही की वही बढ़ी। जो आप ट्रिकल डाउन की मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रिकल डाउन से ये हुआ कि ट्रिकल डाउन होना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं, और ये सिर्फ ट्रिकल अप हुआ है, जिसको मैं कह रहा था सब किया है एकदम बॉटम से हम। तो आप वहाँ की जो हिंदुस्तान में आप जो कह रही थी पहले, अगर आप मुझे 2 मिनट दें, तो वही जो अप्रोच है या वही सोच है, वो एग्रीकल्चर का जो आज क्राइसिस पे इतना जो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस क्राइसिस को दिखा रहे हैं देश को, वो समझने की जरूरत है। अगर हम उसी मॉडल को उसमें डाल के देखते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है ट्रिकल डाउन नहीं काम करने का, या वो अप्रोच गलत थी, उसका जो हुआ है वो हमारे देश के किसानों को हुआ है, क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ी नहीं, उनकी इनकम तो इतने दशकों से नहीं बढ़ी। और जिनकी बढ़ी है, मैंने शुरुआत में कहा था कि जो टॉप 1% है भारत का, उसकी जो वेल्थ है वो 4 गुना ज्यादा है 73% के, और 73% में अधिकतर हमारे किसान आएंगे। कहने का मतलब ये है कि वो इनकम कहाँ गई, वो गरीब के हाथ से लेकर हमने अमीर के हाथ में दे दी या अमीर की जेब में दे दी। इसको और भी अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, 2004 से अगर हम देखें, हमारी जब से यूपीए गवर्नमेंट थी उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई, अगर इस सारे पीरियड में देखें तो हमने कॉर्पोरेट को टैक्स कंसेशन दिए। टैक्स कंसेशन देने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी,
उनके पास पैसा रहेगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये सब बातें कही गई। ईज अब ऑफ देखिए डूइंग इंटरेस्टिंग बिजनेस। है, जी। बिल्कुल ठीक। अब देखिए ना 10 साल जो पहले यूपीए गवर्नमेंट थी उसके पीरियड में हर साल तकरीबन 12 मिलियन पीपल यानी 1.25 करोड़ के आसपास लोग जो है वो नौकरी की कतार में खड़े होते हैं हर साल, एडिशनल जो होते हैं। जी। और पूरे 10 साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट तो जनरेशन हुई, मात्र 10 साल में 1.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो पैसा कहाँ गया? मैंने हर जगह कहा है कि जो आपने टैक्स कंसेशन दिए, वो जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में कहा जाता है मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो वो पैसा बचाया कॉर्पोरेट्स ने, वो उनकी जेब में गया। और मुझे अच्छा लगा जब दुनिया के एक जाने माने इकोनॉमिस्ट अभी पीछे हाल में भारत में आए थे, तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि जब हमने इतने टैक्स कंसेशन दिए और उसका रिजल्ट है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हुई, एक्सपोर्ट नहीं बढ़े, इंडस्ट्रियल आउटपुट नहीं बढ़ा, तो वो पैसा कहाँ गया? उसने कहा वो उनकी जेब में गया। तो आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इस बात को एंडोर्स किया कि ये जो पैसा है उनकी जेब में गया। और कितना जाता है? 6% ऑफ जीडीपी जो है वो हम टैक्स कंसेशन देते हैं हर साल। जी। तो लेकिन बहुत बड़ी किसान के अमाउंट। ऊपर जो हमने एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट करनी है अनिका जी, आफ्टर ऑल आप मानेंगे कि भाई किसी भी सेक्टर को जब हमने बिल्डअप करना होता है तो उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना डेटा कहता है कि 2011-12 और 2017-18 के बीच में जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुई है एग्रीकल्चर में वो 0.4% ऑफ जीडीपी, यानी 6% जीडीपी का तो आप टैक्स कंसेशन दे देते हैं कॉर्पोरेट्स को, और जिसमें 50% पॉपुलेशन खेती से जुड़ी है उसके उस सेक्टर के लिए आपने 0.4% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट किया हर साल। तो जब आप पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी उसमें नहीं आएगी। तो और यही देवेंद्र जी, यही यहाँ एक बात मेरा है बुनियादी एग्रीकल्चर। सवाल है कि सरकार तो हर मंच से यही बोल रही है कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करने वाले हैं और किसानों की ज़िंदगी में हम ऐतिहासिक प्रभाव डालेंगे। ये जो 3 कृषि कानून हैं वो भी इसीलिए लाए गए हैं। कॉर्पोरेट्स आएंगे तो एक विकास की नई राहें खुलेंगी। तो इसको किस तरह से देखा जाए? क्या सरकार की जो नीतियां हैं उनमें ये रेटोरिक्स ज़्यादा है और बुनियादी चीज़ें जो हैं जो करनी चाहिए थी, जैसे किसानों को मंडियां चाहिए, उनको बढ़ाने पर जोर देना चाहिए था, या फिर जैसे आपने अभी बोला शुरू में कि बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वहाँ पर वो एनवायरमेंटल रीज़न से जो लोग खेती करते हैं या एनवायरमेंट का ध्यान रख के जो करते हैं उसमें इंसेंटिवाइज करते हैं किसानों को। तो हम फॉरवर्ड लुकिंग जो चीज़ें हैं, जो मॉडल्स हैं, हम उनकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? या सरकार की तरफ से आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी देने की बात करते हैं मगर ऑन पेपर वो दिखती है मगर ज़मीन पर नहीं दिखती, खेतों में नहीं दिखती, किसानों में नहीं दिखती? आपके सवाल कई हैं इसके अंदर, जो आपका एक जो अभी आपने कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि लेट अस डिसाइफर इट, अगर हम एक एक करके उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक जो बात आपने कही है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी जवाब दिया था, जो उसमें कहा था मैंने कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो है शायद दुनिया के इकोनॉमिस्ट से 10 साल पीछे चल रहे हैं। इकोनॉमिक सोच जो है हमारी वो इसलिए है कि दुनिया में कहा जा रहा है डी ग्रोथ करिए, दुनिया में ग्रीन डील की बात हो रही है, दुनिया में आज न्यू नॉर्मल की बात हो रही है, जहाँ पर कि हम जो पहले की नीतियां आ रही थी उनको बदल कर आप देखेंगे कि पर्यावरण को कैसे हमने साफ रखना है या सेफ रखना है, ये सब बातें हो रही है ना। लेकिन हमारे देश में अभी आप अखबार उठा के देख लीजिए तो एग्रेसिवली ये कहा जाता है कि और रिफॉर्म्स लेके आइए, और रिफॉर्म्स लेके आइए, और मतलब बिजनेस एज यूजुअल और मोर ऑफ दी सेम जो है वो पुश किया जा रहा है। अब एग्रीकल्चर में कॉर्पोरेशन करने की बात हो रही है तो लेबर में भी हो रही है। आप देखिए ना, लेबर में पहले 8 घंटे की अगर ड्यूटी होती थी, अब ये कहा गया कि आप 12 घंटे भी उससे करा सकते हैं और आपको कोई उसमें एडिशनल कंपनसेशन नहीं देना। तो ये अगर ये सब बातें हो रही हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो टाइम के साथ जो बदलना चाहिए था, दुनिया में जो बदल रही है सोच, उसके तहत वो नहीं गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अनिका जी, कि एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं बड़े परिप्रेक्ष्य के अंदर, अगर छोटा रोल एग्रीकल्चर का भी देखें या जितना भी रोल एग्रीकल्चर का उसको समझने के प्रयास करते हैं। अब देखिए 2-3 इकोनॉमिक थ्योरीज आपके समक्ष में रखता हूँ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कहा जा रहा है हमारे देश में, अभी नीति आयोग की एक मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कहते हैं कि अभी हमारे देश में गाँव से जो लोग निकलकर, खेती से लोग निकलकर जो शहर में आ रहे हैं, उनकी जो रेशियो है या रेट है वो 1.81%। उनका कहना है कि जब ये 2.4% हो जाएगा तो इनकम जो है किसानों की डबल हो जाएगी। पहले हम इसको देख लेते हैं। अब ये इकोनॉमिक सोच कितनी फ्लॉड है, कितनी गलत है, ये मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। अमेरिका में
जो पूरी पॉपुलेशन है उनकी 32-33 करोड़ की, उसमें से मात्र 1.5% आज किसान रह गए। तो वो तो नंबर ऑलरेडी कम हो चुका है। भारत में 50% तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, और इनडायरेक्टली अगर आप जोड़ लेंगे तो 70% के करीब हो जाते हैं। जी तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है 50%, चाहे 45 कह लीजिए, 50% कह लीजिए, 50% जो लोग इन्वॉल्व हैं, कहना मतलब हमारी पॉलिसी मेकर्स का ये है कि जब इनकी जनसंख्या कम हो जाएगी, प्लान हो जाएगा, शहरों में आ जाएंगे लोग, यहाँ मजदूर का काम करेंगे, तो जो गांव में रह जाएंगे उनकी इनकम डबल हो जाएगी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये सच है तो अमेरिका में उनकी इनकम क्यों नहीं डबल हुई? अमेरिका में इतना भयंकर क्राइसिस क्यों है आज, कि आज हम देखें कि अमेरिका के किसानों के ऊपर 2020 में 425 बिलियन डॉलर का कर्जा खड़ा 2020 में। और ये तब है, जैसा कि आपने पहले कहा, हर 5 साल में उनको मैसिव सब्सिडी दी जाती है। 2018 में जो उनको सब्सिडीज दी गई है फार्म बिल के तहत या अनाउंस की गई थी, वो 890 बिलियन डॉलर के करीब उनको सब्सिडी दी गई। उसके बावजूद भी 425 बिलियन डॉलर का कर्जा उनके सिर पे खड़ा। अगर आप कनाडा में देखें तो वहां पर 1.7% पॉपुलेशन जो है वो खेती में रह गई है। यूरोप में देखें तो तकरीबन फ्रांस जैसे देश में 7% लोग अभी खेती में जुड़े हैं। लेकिन इनकम जो फ्रांस में है वो किसानों की इतनी कम हो गई है कि जो सब्सिडी सरकार देती है यूरोप की, जी उससे 57% जो किसान की इनकम है वो सब्सिडी से आती है। अमेरिका में जो किसान की जो इनकम है वो 40% वो सब्सिडी से आ रही है। अगर मार्केट्स इतनी अच्छी होती तो मुझे बताइए कि वहाँ मार्केट्स ने ज़्यादा किसानों को इनकम क्यों नहीं दी, उनको क्यों इनकम नहीं मिली किसानों को, और सरकार को क्यों उसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या सब्सिडीज के माध्यम से किसानों की इनकम बढ़ानी पड़ रही है। इसका मतलब वो थ्योरी तो फेल हो गई। बिल्कुल दूसरी थ्योरी देखिए, ये कहा जा रहा है कि सब जब किसान की हमारे देश में छोटे छोटे जोत हैं, 5 एकड़, आप जानते हैं 86% के किसान जो हैं उनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन नहीं है। जी तो ये कहा जाता है छोटा रकबा है तो ये इकोनॉमिकली वायबल, इसके लिए हमें एग्रीगेट करना पड़ेगा इनको। तो अगर 100 किसान जुड़ जाएं तो उनका जो रकबा है वो 5000 एकड़ का हो जाएगा। हाँ जी, ये मान के चला जा रहा है, या 500 एकड़ का हो जाएगा। तो उससे बार्गेनिंग पावर होगी, किसान को अच्छा दाम नेगोशिएट करने में मौका मिलेगा। चलिए ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन फिर ये अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? अमेरिका में तो जो जो खेत का आकार है वो 444 एकड़ का है, जो एवरेज खेत। जी ये भी जानते हैं कि वहाँ जो कई खेत हैं जो 2-2 किलोमीटर लंबे होते हैं। हाँ जी, तो जी उनका उनका तो इनकम ज़्यादा बढ़नी चाहिए थी। तो ये क्या हुआ कि वो बार्गेनिंग पावर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अमेरिका में काम नहीं कर रही। अगर हम कनाडा में जाएँ तो 3000 एकड़ तकरीबन किसान के खेत का आकार है कनाडा में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएँ तो वहाँ 12,000 एकड़ एक खेत का साइज़ है। और 12,000 एकड़ अगर एक खेत का साइज़ है, तो जो इकोनॉमिक सोच जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो तो ये बताती है कि that farmer should be actually dictating the markets। वो बिल्कुल इतना तो बड़ा खेत है, वो तो मार्केट्स को प्राइस डिक्टेट करता होगा, बताता होगा कि ये प्राइस होना चाहिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कि 25% जो खेत हैं उनके फार्म्स जो है वो बंद हो चुके हैं। और जो रेट ऑफ सुसाइड है ऑस्ट्रेलिया में भी, वो हाईएस्ट है कंपेयर टू बाकी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी खेत में। तो इसका मतलब है कि वो जो जो भी मॉडल हमारे यहाँ बताए जा रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स या जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं, वो तो दुनिया में फेल हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये आउटडेटेड थिंकिंग, तो इस थिंकिंग को हमें अभी तक उसको फेंक देना चाहिए था। लेकिन हालांकि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस जो कि इवॉल्विंग है, उसको इवॉल्व करना चाहिए। लेकिन आप जो पढ़ती होंगी इकोनॉमिक्स, या जो मैंने बहुत साल पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है, आज भी हम अगर स्टूडेंट्स को वही पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम तो बदले ही नहीं। तो वही गलत जो थ्योरीज हैं वो हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं, उनको बिल्डअप करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं। तो वही इकोनॉमिक सोच जो है आज डोमिनेट कर रही है देश में। इसलिए ये जो आप जो कह रहे हैं कि ये क्या, ये जो सवाल खड़ा है जी कि ये जो फेल्ड हो चुकी हैं सारी थ्योरीज, अगर ये अच्छी होती तो आज अमेरिका यूरोप के किसान जो हैं वो अपनी इनकम के लिए तरसते नहीं और इतने भयंकर संकट में नहीं होती। वो आज भारत की तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि भारत का किसान वो बारीकियों को समझ गया। जी आज वो एमएसपी के अलग अलग तारों पे बैठ के तार को डिस्कस कर रहा है, उनके जो सेक्शंस और क्लॉजेस को बिल्कुल डिस्कस कर और रहा है। यही ये कभी शायद सोचा नहीं था इकोनॉमिस्ट ने, ये कभी सोचा नहीं था इकोनॉमिस्ट ने। तो आज मुझे लगता है कि हमारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं
उनको भी इकोनॉमिस्ट की बात सुनने के बजाय अपनी ही सोच को, जिस तरीके से किसान समझ रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पॉलिसी मेकर्स जो है शायद गलत होंगे, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर्स नहीं, सॉरी, पॉलिटिशियन जो जी। पावर में है, क्योंकि वो तो इकोनॉमिस्ट के कहने पे चलते हैं ना। बिल्कुल। आपने जब तक इकोनॉमिस्ट को चैलेंज नहीं किया तो वो आपको ऐसी एडवाइस मिलेगी। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि किसान संसद एक फोरम है जहां पर मुझे लगता है कि पॉलिसी मेकर्स को आके बैठना चाहिए, क्योंकि गांव में तो वो जाते नहीं है। कम जी। से कम वहां बैठे, समझें, और उनको समझ आएगा तो उसमें सोच में बदलाव आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनिका जी, एक बात करके बात खत्म करूंगा, कि जब आपको याद होगा एक पीपली लाइव करके एक फिल्म आई थी जो आत्महत्याओं पे, जी। आपको ये भी शायद नहीं पता होगा या पता होगा कि प्लानिंग कमीशन ने पीपली लाइव की स्क्रीनिंग की थी अपने योजना पर। हम्म। क्यों? गांव में तो नहीं चाहते ये लोग। तो इनको वो सच्चाई से जानने के लिए, क्योंकि देश में चर्चा हो रही थी, तो पीपली लाइव की स्क्रीनिंग की। तो मैं ये कहता हूँ कि अब स्क्रीनिंग का जमाना, तो शायद आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो पिक्चर तो नहीं बनी है, लेकिन आपके समक्ष, आप किसान संसद में आके नीति आयोग को बैठना चाहिए रोजाना, उनको सुनना चाहिए किसान क्या कह रहे हैं। यही इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है, लोगों से सीखना है, एंड पर्यावरण में नुकसान क्या हो रहा है उससे सीखना है। तो आज एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं योजना भवन से दूर नहीं है किसान संसद जहां होती है। तो क्यों नहीं हमारे देश के अपनी ईगोस छोड़ के, इकोनॉमिक्स जो है वो अपनी ईगोस छोड़ के वहां आके बैठे और समझे किसानों से। इसमें क्या शर्म की बात है, क्या ईगो की बात है? इसमें आप सर मैं वी एक आर सवाल ऑक्युपाइड बाय करूंगी पीपल जो बार स्टेकहोल्डर्स। बार, जी, आपने बहुत अच्छे से पूरे दुनिया के मॉडल्स को सामने रखा है, और इसमें ये लेसन निहित है कि जो इकोनॉमिक्स के और हिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स हैं या फॉर्मूलेज हैं, उनको रीविजिट करने की ज़रूरत है, हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है। हमारे सामने एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री इतिहास का एक पन्ना है, अमेरिका और यूरोपियन देशों में क्या कुछ हुआ खेती में। मगर मेरा फिर से अंत में एक बुनियादी सवाल यही है कि सरकार के नुमाइंदों से या जो उनके नेता हैं या मंत्री हैं, उनसे जब ये बात की जाती है तो वो सीधे बोलते हैं कि एमएसपी देना इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से जुड़ी हुई है ये इकोनॉमी। तो वही मेरा सवाल कि जब हम ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में किसानों को देखते हैं, भारत के किसान को जो इसके एक एक पहलू पर इतने बारीकी से विचार कर रहे हैं, तो जो हमारे नीति निर्धारक हैं, जो सांसद हैं, जो सत्ताधारी पार्टी है, प्रधानमंत्री हैं, उन सब का ये व्यू कहाँ, कैसे ये बात समझ में आए कि एमएसपी ज़रूरी है वर्ल्ड मार्केट से जुड़े होने के बावजूद, या फिर जुड़े होने की वजह से ही एमएसपी बहुत ज़रूरी है। स्पेन ने करके दिखाया जब ये किसान आंदोलन चल रहा है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है अनिका जी, कि मुझे याद है कि हमारे देश के एक बहुत जाने माने इकोनॉमिस्ट, एक बार उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट में ये लिखा कि जो एफओबी प्राइस है, जिसको फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, तो वो प्राइस हमारे एमएसपी से कम होता है। यानी हमारे देश में उन्होंने कहा कि एमएसपी मिलता है जो कि ग्लोबली जो मार्केट है उससे ज़्यादा मिलता है। तो उनका ये कहना था कि हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किसानों को कीमतें मिलती हैं तो वो भारत में। तो मैंने जब उनके ट्वीट का जवाब दिया कि जो एफओबी प्राइस होता है उससे आप अपना जब ये कंपेयर करते हैं एमएसपी, तो ये एक गलत कंपैरिजन है। गलत कंपैरिजन इसलिए किया गया कि एफओबी प्राइस जो होता है वो उसको डिटरमिन करने के जो फैक्टर्स हैं उसको समझने की जरूरत है। उसमें अमेरिका में जो सब्सिडीज मिलती है, मैं सिर्फ अगर अमेरिका का उदाहरण लूँ, तो वो जो सब्सिडीज है वो भी उसमें प्राइस को डिप करती है, और वो सब्सिडीज इतनी ज़्यादा है कि वो प्राइस बहुत डिप होता है, यानी प्राइस, इंटरनेशनल प्राइस गिर जाता है। मैं आपको उदाहरण दूंगा। 2005 का मेरा एक अध्ययन था, जब WTO का एक बैठक हो रही थी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें मैंने कहा था कि अमेरिका के जो कॉटन ग्रोअर्स हैं उनके तकरीबन उस टाइम पर 20,000 कपास ग्रो करते थे किसान, जो है इतने किसान थे जो कपास ग्रो करते। उनको जो टोटल जो उनका जो आउटपुट था वो $3.9 बिलियन, यानी वो 3.9 तकरीबन $4 बिलियन की वो आउटपुट था उनका कपास का। और सरकार उनको सब्सिडी दे रही थी उस साल 4.7 बिलियन, $4.7 बिलियन टू प्रोड्यूस ए क्रॉप ऑफ $4 बिलियन। एक बात तो ये होगी। उसके ऊपर सरकार उनको जो जो टेक्सटाइल मिल्स थी उनको सब्सिडी दे रही थी $180 मिलियन की टू बाय दैट सब्सिडाइज्ड कॉटन। तो आप देखिए उस सारी प्रोसेस में जो लड़ी है सब्सिडी की, उससे क्या होता था कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो है वो तकरीबन 40-45% गिर जाते। टिप हो जाते। उसके रिजल्ट क्या होता है कि जो अफ्रीका के जो किसान हैं
वो लगता है कि उनको इनएफिशिएंट फार्मर्स हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है और इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव है, जिसको ये टर्म यूज़ की जाती है, तो वो प्राइस आपके सामने है। भारत में विदर्भ के किसान हैं, वो प्राइस आउट हो जाते हैं क्योंकि इंटरनेशनली सस्ती कॉटन आपको मिल रही है। तो हमारे उस समय भी ये कहा गया था, तो 4 अफ्रीकन देश थे, उनके प्रेसिडेंट्स ने एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक चिट्ठी लिखी, आर्टिकल में नहीं छापा न्यूयॉर्क टाइम्स ने, एक चिट्ठी लिखी, इसमें कहा कि योर सब्सिडीज किल आवर फार्मर्स। और उसके तहत कैनकून मिनिस्ट्रियल में बहुत हंगामा हुआ था जब ये लिखा गया। तो कैनकून मिनिस्ट्रियल में वो टॉक्स फेल हो गई थी WTO की, क्योंकि उसमें कॉटन वाज ए बिग इशू और कॉटन की सब्सिडीज किस तरीके से फार्मर्स को डेवलपिंग कंट्रीज में नुकसान दे रही है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बिल्कुल। अब देखिए इसका होता क्या है, जिसको हम कॉम्पिटिटिव कह रहे हैं वो तो हाईली सब्सिडाइज्ड है। बिल्कुल। अच्छा, उसमें क्या होता है कि उनके किसान जो हैं वो तो प्राइस आउट तो नहीं है, इंसुलेटेड है। उनको दुनिया में वोलेटिलिटी ऑफ मार्केट, जिसको हम कहते हैं, उतार चढ़ाव जो होता है, जितनी उनको सब्सिडीज मिल रही है, जैसे कि अमेरिका में आजकल $62,000 हर किसान को एवरेज सब्सिडी मिलती है, तो उसको तो सब्सिडी मिलनी है। तो उससे क्या होता है कि जो उतार चढ़ाव से टमाटर फेंके जाते हैं सड़कों पर या प्याज फेंके, तो वो तो कंपनसेट उनका तो हो जाता है। ऑलरेडी इंसुलेटेड। भारत का किसान तो मरा ना, भारत के किसान को तो सड़कों पर फेंकना पड़ता है, और जब वो फेंकता है तो उसको तो कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। अब देखिए, एक बात तो ये समझ लिया हमने। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे कि भाई ये क्यों हमारी ये सोच में या इसमें बदलाव नहीं आता कि हम मान के चलते हैं कि MSP जो है, इससे इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से हमारे देश को नुकसान होगा। अब देखिए, दूसरी बात समझने की जरूरत है इसमें कि जब OECD की रिपोर्ट, जो मैं हर जगह जिक्र करता हूँ, इसने कहा था कि भारत में 2000 और 2016 के बीच में 16 साल में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब ये मैं तो सिर्फ इसलिए बताता हूँ, ये कम से कम कोई अध्ययन तो हुआ, किस तरीके का तो हुआ, हालांकि ये भी मार्केट से लिंक था। देखिए, मार्केट को देख के उन्होंने किया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्राइस, जो किसानों को 15% प्राइस कम मिलता है, दाम कम मिलता है, इस स्टडी के हिसाब से, वो एक्चुअली मार्केट प्राइस को देख के किया गया था, इंटरनेशनल प्राइसेस। अब देखिए, इंटरनेशनल प्राइसेस तो इसमें पहले कहा कि वो तो हाईली सब्सिडाइज्ड थे जी। जब हाईली सब्सिडाइज्ड है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं अपने किसानों के दाम, इसका मतलब 2 बार मार पड़ी किसानों। दोहरी मार। तो इंटरनेशनल प्राइसेस जो थे वही ऑलरेडी इतने कम किए गए थे सब्सिडी द्वारा, तो जो वो नापतन था या जो यार्डस्टिक थी या जो बेंचमार्क था, वही ऑलरेडी नीचे आया हुआ था। फिर उसके तहत आपने कहा कि 15% किसानों को और कम मिला, इसका मतलब हमारा किसान तो मार डबल सह रहा था। ये समझने की बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में किसानों को, या हमारे देश में अपने किसानों को, पहले हम अगर ये देख लें, सबका साथ जो मॉडल है उसको लेकर चलना है, तो मुझे लगता है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एक कानूनी अधिकार बनाना पड़ेगा कि इसके नीचे ट्रेडिंग जो है वो अलाउड नहीं है, या वो अनिवार्य मानेगा, जो अनिवार्य नहीं, सॉरी, उसको हम इलीगल मानेंगे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आपने कहा कि स्पेन ने पिछले साल फरवरी 2020 में वो एक ऐसा कानून लेके आए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे जो भी ट्रेडिंग होगी वो इलीगल। स्पेन भी तो मार्केट इकोनॉमी पर डिपेंडेंट हिस्सा है। बिल्कुल। स्पेन जो है स्पेन जो है वो ठीक है, छोटा देश है, लेकिन उसमें अपने किसानों को बचाने के लिए अगर ये किया है, तो इससे मार्केट तो वहाँ की, जैसे हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि साहब वो सरकार को खरीदना पड़ेगा, वहाँ तो सरकार नहीं खरीदती है, और ना ही सरकार को खरीदना पड़ा है। तो उन्होंने ये कहा कि इसके नीचे ट्रेडिंग नहीं होगी, तो किसानों को फायदा होता है, ट्रेड को एक बेंचमार्क मिलता है। बिल्कुल जी। और उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है मार्केट में। उससे ये कहा जा रहा था कि साहब इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। हमारे देश में तो इन्फ्लेशन का शोर ज्यादा होता है। अब देखिए, इंटरेस्टिंगली स्पेन में क्यों नहीं इन्फ्लेशन बढ़ी? आप फ्रांस को देखिए, फ्रांस ने कहा था कि हम 10% जो है सुपरमार्केट्स में एग्रीकल्चर के कमोडिटीज के भाव बढ़ा दिए उन्होंने, ताकि किसानों को मिल सके प्राइस। लेकिन ये अलग बात है कि वो नहीं ट्रांसलेट हुआ जैसे कि सरकार चाहती थी। लेकिन 10% प्राइस बढ़ने से उनके कृषि मंत्री ने क्या बोला है फ्रांस के, उन्होंने कहा है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे सुपरमार्केट्स हैं वो हमारा साथ देंगे, और वो उस जो कीमत बढ़ रही है 10%, उसको एडजस्ट करेंगी, अपना जो कमीशन है उसको कम करेंगे। और देखिए, उन्होंने एक बात और कही है कि वो 10% दाम बढ़ने से भी उनका कहना है कि हाउस होल्ड का जो बजट है मात्र 1% बढ़ा है, 1% बढ़ा है। हमारे देश में तो बगैर बढ़े ही यहाँ पर हंगामा शुरू हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ तो हालत ये है कि किसान की जो फसल है वो शायद 90 पैसे में बिक्री होगी, और जो उपभोक्ता है उसको वही फसल, वही चीज वो उसको खरीद रहा होगा 50-60 रुपए प्रति किलो में।
मतलब इस तरह के डिस्पैरिटीज हैं, इस तरह के डिफरेंसेस हैं, और जो वैल्यू चेन है उसको कहीं ना कहीं काबू करने की जरूरत है। वैल्यू चेन अगर आपकी इनएफिशिएंट है तो उसको एफिशिएंसी की तरफ लेके जाना है। बिल्कुल। आपने ठीक कहा। अब देखिए मूंग का दाम देख लीजिए। मूंग का दाम जो है ऑफिशियली जो रेट है, जो एमएसपी है, मुझे अगर गलत नहीं हूं मैं, तो 72 रुपए प्रति किलो के जी आसपास है। जी। किसान को मिलता है ज्यादा से ज्यादा 50-55 रुपए प्रति किलो, और जो मार्केट में मिल रहा है हमारे कंज्यूमर को, भोक्ता को, वो 120 से लेके 130 रुपए के बीच में दिख रहा है। अब बिल्कुल जो सही। ये इतनी बड़ी मार्जिन है जो कि जो ट्रेड हमारी दी जाती है, उसको कम करने की जरूरत है। एफिशिएंसी तो वहां लाने की जरूरत है। वहां पर कोई इकोनॉमिस्ट देश का बोलता ही नहीं है। वहां पर आप कोई कॉर्पोरेट वाला हाउस नहीं बोलता है। वहां सप्लाई चेन को कैसे ठीक किया जाए उसकी बात नहीं होती है। बस एक ही बात होती है कि किसान की कीमत जो है, ये दाम जो है सो कम किया जाए, उसको ये एफिशिएंसी गिनते हैं। अब मैं आपसे एक बात, छोटी सी उदाहरण दूंगा। एक फूड डॉलर का, एक अगर आप गूगल करें तो आपको मिल जाएगा अमेरिकन डॉलर का कितना शेयर किसके पास जाता है। अमेरिका में जब $1 का किसान अपना प्रोड्यूस बेचता है या कंज्यूमर खरीदता है, तो उसका मात्र 8% यानी 8 सेंट किसान के पास है। और अमूल डेयरी के जो हमारे एमडी साहब हैं वो बताते हैं जी। कि जब आप 100 रुपए का दूध खरीदते हैं तो 70 रुपीज गोज टू दी पॉकेट ऑफ द फार्मर। तो हमारे को वो मॉडल चाहिए। सर हमारे देश में तो ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं, कुछ पॉकेट्स में। केरला ने ये करके दिखा दिया है। आपने अमूल की बात की, अमूल की बात तो है ही हमारे सामने। केरला में तो जो सब्जियां हैं उन पर भी, वो भी एमएसपी पर खरीदी हो रही है। तो हमारे यहाँ इस तरह के मॉडल्स हैं, देश दुनिया में इस तरह के मॉडल सामने आ गए। तो मैं इसी के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। इस चर्चा में ऐसी बेहतरीन बातें सामने आई हैं, बारीकियां सामने आई हैं। देवेंद्र शर्मा जी ने जो समझाने की कोशिश की है, उसको, उस पर अपनी समझ बनाएं दर्शक भी, मैं चाहूँगी नीति निर्धारक, और वो एक आम आदमी के दिमाग में जो सवाल है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं आंसर हुए हैं इस चर्चा में। तो मैं चाहूँगी कि आप सब अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ लिखें। जी देवेंद्र जी। जाते जाते एक बात मैं आपकी सारी उसमें ऐड कर दूं कि देखिए पिछले साल जो लॉकडाउन था, आप सब जानते हैं कि उसमें ट्रेड को और कॉमर्स को और ये सब एक्टिविटीज को बहुत असर पड़ा था। उसका किसानों को भी पड़ा, लेकिन साथ में जो ये ट्रेडिंग एक्टिविटीज के ऊपर पड़ा है, बिजनेस के ऊपर पड़ा है। लेकिन एक बड़ी मजे की बात है कि इस सारे एक साल के पीरियड में जो पहला साल था लॉकडाउन का, जो अमीर लोगों की इनकम है वो बढ़ गई। अमेरिका में 42% इनकम जो है अमीर लोगों की बढ़ जाती है, और इंग्लैंड में 24% इनकम बढ़ जाती है। $600 बिलियन का इजाफा हो गया उनकी अमीर लोगों की इनकम में, जबकि जो गरीब की लाइनें थी फूड बैंक के आगे वो 35% लंबी हो गई, और इनकम अमीरों की इंग्लैंड में 24% बढ़ गई। जैसा मैंने आपसे कहा, भारत में 35% इनकम की ग्रोथ हुई है अमीर लोगों की, जिसमें अंबानी और अदानी की बहुत ज्यादा हुई है दुनिया के, अगर हम उसमें देखते हैं जो 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 लिस्ट है। और ये भी हम जानते हैं कि ऐसे टाइम पर जब सारी इकोनॉमी जो दुनिया की है उसको मार पड़ी है, वो स्ट्रगल कर रही है ये, लेकिन अमीर लोगों की जो इनकम कैसे बढ़ी है, इसमें एक बहुत अच्छा एक जो एनालिसिस था वो रुचिर शर्मा जो मॉर्गन स्टैनली के बहुत एक सीनियर प्रवक्ता हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि पिछले साल जो अमीर देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, और उसमें भारत के बैंक की भी कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल बैंक की, उन्होंने $9 ट्रिलियन के नोट छापे हैं सरप्लस। $9 ट्रिलियन के नोट छापे हैं सरप्लस, जो कि ऐसे टाइम पे जब दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी, वो $9 ट्रिलियन जो है वो कहाँ गए, तो वो स्टॉक मार्केट के रास्ते से होकर अमीर लोगों की जेब में। उससे अमीर लोगों की जो इनकम है वो $5 ट्रिलियन से लेकर $10 ट्रिलियन तक बढ़ गई। और जो हम लोग जो सारी दुनिया के, जो मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि साउथ जो है वो बिखरा हुआ है हर देश का, तो वो साउथ को तो मदद नहीं हो पाई। तो जब ये $9 ट्रिलियन की जब हम बात करते हैं कि देश की, जैसे ट्रिकल डाउन की जब हम बात शुरुआत में की थी, तो अनिका जी एक बात, उसका ट्रिकल डाउन का उदाहरण मैं आपको उसी बात से लेके उसी संदर्भ में ये बात रखता हूँ और खत्म होती है बात। $9 ट्रिलियन हमने छापे, क्यों? कि देश दुनिया की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। वो अलग बात है कि वो अमीर लोगों की जेब, लेकिन दुनिया की गरीबी को मिटाने के लिए, भूख और गरीबी को मिटाने के लिए सिर्फ $100 बिलियन चाहिए। $100 बिलियन दुनिया के पास नहीं है, लेकिन $9 ट्रिलियन
अब इसको लोगों को समझना पड़ेगा। $100 बिलियन और $9 ट्रिलियन, मैं रुपए की भाषा में बताऊं समझाऊं अगर आम दर्शकों को, तो एक जो बिलियन होता है, 1 बिलियन की फिगर में तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए आते हैं। इसको आप फिर बाद में डॉलर और रुपए के बीच में देखेंगे, लेकिन 1 बिलियन मतलब कि 7,000 करोड़ हो गया। और अगर हम देखें इसमें ट्रिलियन, तो वो 1 लाख करोड़ हो जाए। तो आपके पास 9 ट्रिलियन यानी 9 लाख करोड़ डॉलर तो आपने छापे, लेकिन आपके पास मात्र $100 बिलियन की जरूरत थी जो गरीबी में डाले। इसीलिए इंग्लैंड की एक एमपी साहिबा है, उनका नाम है सारा, उनकी एक बात का बहुत महत्वपूर्ण का स्टेटमेंट है। वो कहती हैं कि ये जो सोच है कि दी रिच क्रिएट वेल्थ, ये जो सुपर रिच है वो वेल्थ क्रिएट करते हैं, वो गलत है। वो सिर्फ वेल्थ कैसे खींचते हैं वो उनको आता है जी। तो ये जानना बहुत जरूरी है। दे डोंट क्रिएट वेल्थ बट दे सक वेल्थ और दे टेक अवे वेल्थ। तो ये जो अगर हम समझ जाएंगे तो हमें समझ आता है कि अमीर अमीर क्यों हो रहा है और किसान जो है या मजदूर जो है वो आज गरीब क्यों है। इस इकोनॉमिक डिजाइन को समझना बहुत जरूरी है। और जब लोग समझ जाते हैं और अपनी आवाज को उठाते हैं, समझकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, जो कि हम देख रहे हैं जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैं, बेसिकली वो इतने दशकों से वो समझ पाए कि वो इनइक्वालिटी या उनको किस तरीके से वो उस चक्रव्यूह में फंसे हुए थे या चक्कर में फंसे हुए थे, जो गरीब को गरीब रहना था, किसान को हमने उस मार्जिन पर रखा हुआ था। तो वो बहुत जरूरी है एंड आई एम श्योर योर प्रोग्राम विल हेल्प। Thank you so much, sir, for this insightful discussion and sharing these insights, worldly experiences. मुझे लगता है जो किसान हैं वो अपनी लड़ाई अच्छी तरह से समझ गए हैं, मगर जो शहरी जनता है या जो बाकी लोग हैं उन्हें अपने थाली के मुद्दे और ये मुद्दे जो आपने बताए, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक के फंडे हैं, उनको किस तरह से यथार्थ में ज़मीनी स्तर पर उतार कर एक नई सोच के साथ सल्यूशन ढूंढने की बात है। तो उसमें सब इन बारीकियों को समझ पाएंगे तो हमें लगेगा कि हमारी ये बातचीत सफल हुई है। फिलहाल दर्शकों यहीं पर हमें दीजिए इजाज़त, और अगर आपको इस तरह की चर्चाएं अच्छी लगें तो मेरे जो हिंद किसान चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब और फेसबुक पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बहुत बहुत